फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवाने कोट्स और शायरी। फ्रेंड्स, मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक RTJCO यानी कि रिलीजियस टीचर की जो भाई तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू में जाने वाले हैं, उनके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, मैंने इसमें ये कोशिश की है कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाऊं जो हमारे साबिक यानी कि पहले जो भाई RTJCO का इंटरव्यू दे चुके हैं, उनको जो चीज़ें पेश आई हैं या जो सवालात उनसे किए गए हैं, वो रियलिटी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं और किस तरीके से आपको वहां जाकर के एंट्री करानी है। एंट्री करने के समय आपको जब बैठने का मौका दिया जाएगा तो किस तरीके से बैठना है। जो फॉर्म दिया जाएगा आपको, वो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि जो फॉर्म आपको मिलेगा उसी से आपका इंटरव्यू शुरू किया जाएगा और बीच में भी उसी फॉर्म के ज़रिए आपसे सवालात किए जाएंगे। आपके घर वालों के बारे में, आपके माँ बाप के बारे में, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, उनकी तालीम के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, यानी कि पेशा क्या है उसके बारे में उसी फॉर्म के अनुसार पूछा जाएगा। दूसरी बात है, जब एक भाई अंदर जाकर के आएगा, दूसरा वापस जाएगा तो किस तरीके से एंट्री करना है, वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी और बताई। अब है कि आपसे पूछा क्या जाएगा। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है। आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो आप उस वक्त क्या बताएंगे। दोस्तों, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन शॉर्ट और अच्छे तरीके से दें। अपनी क्वालिफ़िकेशन भी उसमें पूछ सकते हैं, वो तो बताएं मैंने ये क्वालिफ़िकेशन की है और मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, मदरसे की तालीम ये है और स्कूल की तालीम मेरी इतनी है। वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपसे आपके नाम का मीनिंग पूछा जा सकता है, जैसा कि पहले हमारे साथियों से आपके नाम का मीनिंग पूछा गया। आपके वालिद यानी कि पापा जी के नाम का मीनिंग पूछा जा सकता है। नाम का मीनिंग क्या होता है। भाई बहन के या किसी के भी नाम के मीनिंग पूछा जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब हैं, वो जीके के सवाल सबसे पहले आपसे करेंगे या करंट अफेयर्स के सवाल आपसे वो करेंगे। एक चीज़ दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, आप जैसे उनके सामने चेयर पर बैठेंगे तो बिल्कुल बिंदास होकर बैठना है। कोई टेंशन, कोई घबराहट आपके चेहरे पे, आपके जिस्म में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर आपने हल्की सी घबराहट शो की या आपके सवाल करने के बाद आप पर झुरझुरी सी तारी हुई या कुछ भी हुआ, तो समझ लीजिए आपका इंटरव्यू माइनस पॉइंट की तरफ जा रहा है। आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखकर, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी टेंशन और स्ट्रेस के ओपनली जवाब दीजिए, जैसा कि आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ कर के बात करते हैं। आप ये सोचिएगा कि मुझे मालूम है, सामने वाले को कुछ मालूम नहीं है। ये मत सोचना कि इतनी बड़ी रैंक के ऑफिसर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल हैं, उसके बाद डॉक्टर्स हैं या मौलाना हैं या पंडित जी हैं, और मतलब कोई भी XYZ। मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस के ज़रिए बता रहा हूँ आपको। आपको इस चीज़ में कॉन्फिडेंस ले। अगर आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है, आपको सॉरी बोल दीजिए, सॉरी सर। आप ये बोल सकते हैं कि आप मतलब ये है कि आप जवाब दें, और अगर आपने एक बार जवाब दे दिया ना, अपने जवाब से पीछे नहीं पलटना। अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ भाई, मुझे पता है ये जवाब सही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक भाई से सवाल किया गया कुरान की एक आयत पढ़ने के बारे में कि भाई ये आयत पढ़ो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल।
उसने जवाब दिया। उससे पूछा गया इसमें ये आयत कौन से पारे में है, कौन सी सूरत में है, कब नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल बताएं, इसका तर्जुमा बताएं। तो उसने इसका तर्जुमा बताया, शान नुज़ूल बताया और कब नाजिल हुई ये भी उसने बताया। लेकिन कहाँ नाजिल हुई, जैसे कि जंग उहुद के मौके पर यह आयत नाजिल हुई, तो उसने बताया फतेह मक्का। मौलाना साहब ने उससे 2 बार यही सवाल किया कब नाजिल हुई, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था उस वक्त, वो डाउन नहीं हुआ, उसने बोल दिया फतेह मक्का तो फतेह मक्का। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी बात से पलटना, आपका उस वक्त देखा जा रहा है सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल। हो सकता है सबकत लिसानी हो जाए, यानी कि जबान फिसल जाए आपकी। इसलिए आप जो है अपना एक तो है सवाल पहले ध्यान से सुनना, जो भी आपसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब फिर बड़े ही धैर्य के साथ, सब्र के साथ, सुकून के साथ, बिना किसी झिझक के, अटक के आप अपना जवाब दीजिए। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएं, सवाल कर लिया जाए आपके नाम के बारे में, आप उसका जवाब दें, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके ग्रेजुएशन में या आपके जो मौलवी का कोर्स है उसमें कितने कितने नंबर आते हैं, परसेंटेज कितनी बन रही है वो ज़रूर ध्यान रखें, 10वीं में कितनी परसेंट बन रही है वो ज़रूर ध्यान रखें, सब्जेक्ट आपने क्या क्या पढ़े हैं वो ज़रूर ध्यान रखें, बाकायदा याद करके जाएं क्योंकि आपको ये फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपका जब आपसे जो ब्रिगेडियर साहब सवाल कर रहे हैं वो आपसे हो सकता है जीके का पहला सवाल ये कर ले कि चीफ ऑफ आर्मी कौन है, पिछले चीफ ऑफ आर्मी कौन थे, सीडीएस कौन थे, इसका काम क्या होता है, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं इनके जो चीफ हैं वो कौन कौन हैं। इस तरीके के आप एक तो ये चीजें देख लें आर्मी से रिलेटेड। एक दूसरी चीज है कि कुछ दिनों पहले कोरोना का वो चला पूरे दुनिया के अंदर, कोरोना कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ और इसका जो तोड़ पैदा किया गया सबसे पहले किस मुल्क में हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान इसका किस मुल्क में हुआ, हमारे मुल्क में इसका क्या प्रभाव पड़ा, लॉकडाउन कितने दिन तक लगा, लॉकडाउन में कितना नुकसान हुआ। उस वक्त फिर आपसे एक और सवाल ये किया जा सकता है, ये जो कोरोना में जैसे लोगों ने अपने ही लोगों को छोड़ दिया था, तो क्या आप भी, आपके साथ अगर ऐसा वाकया हो जाए, कोई साथी आपका हो, तो क्या आप उनसे करीब रहेंगे या उनको दूर छोड़ देंगे, अपने से दूर कर देंगे। तो इस तरीके का, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि आप फौज में हैं और आपके जवान को किसी को कोरोना हो गया, उस वक्त आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ आपका जवाब क्या बनता है। एक चीज दोस्तों फिर बता दूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर के जवाब देना होगा। कभी भी फौज में निगेटिविटी नहीं चलती है, हमेशा पॉजिटिव होकर के आपके सीनियर जो आपसे कहते हैं, जो आदेश आप लोगों के लिए पारित होता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ये चीज आप इस तरीके से आप जवाब देकर के रखें और पॉजिटिवली। दूसरा सवाल आप लोगों से हो सकता है, फर्स्ट है कोरोना के बारे में मुकम्मल डिटेल्स, दूसरा कुछ दिनों पहले चला था आर्टिकल 370, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन चला, इसका फायदा क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ और इससे पहले कितना नुकसान हो रहा था वो। अब आपको यहां भी पॉजिटिव रहना होगा। ये नहीं है कि एक इसको किसी धर्म से जोड़ करके आप लोग पेश कर दें, नहीं, बल्कि इसको भारतीय सेना से रिलेट करते हुए देखना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। तीसरी चीज है, मैंने कल भी डिस्कशन किया, CAA और CAB और NRC ये क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये कब लागू हुआ, राज्यसभा में और लोकसभा में कब ये पारित हुआ, इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके नुकसानात क्या है, फायदे क्या है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज है
ट्रिपल तलाक बिल, इससे कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हो सकता है आप लोगों से ट्रिपल तलाक के साथ साथ हलाला के बारे में भी सवाल किया जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहा है लोगों के बीच में। इन पर आप अपनी पॉजिटिव राय रखकर, पॉजिटिवली सोचकर, पढ़कर आप जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोगों से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, ज्ञानव्यापी और इस तरीके के जो और मुद्दे हैं, इन पर भी अपना थोड़ा सा पढ़ करके आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सवालात आपसे किए जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि राम मंदिर में सबसे पहले मूर्ति कब रखी गई थी, आपने इसको कहाँ से पढ़ा, या सिर्फ आपने कुछ चैनल के माध्यम से पढ़ लिया और आपने जाके बता दिया। इसकी हिस्ट्री क्या है, आपसे मतलब फैक्ट्स आप बताने हैं। वहां पर ये नहीं चलना है कि भाई हमने व्हाट्सएप में पढ़ लिया था, हमने यूट्यूब में पढ़ लिया था, या हमने एक टीवी चैनल में दिखा रहा था। टीवी चैनल में आप लोगों से ये भी पूछ लिया जा सकता है, टीवी चैनल में तो ये भी बताया था कि भाई 2000 के नोट में चिप आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से फैक्ट्स देखना, फैक्ट्स कहाँ मिलते हैं आप लोगों को। ये मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूं जो ब्रिगेडियर साहब आपसे सवालात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि आप आरटीजेसीओ क्यों बनना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप दो धर्मों में जोड़ पैदा कर सकें? आप उस वक्त क्या जवाब देंगे, ये चीज सोचने की जरूरत है। इसके अलावा आप लोगों से ये बोले, अगर मौलवी हैं तो उनसे ये कहा जा सकता है कि आपको प्रसाद खाने को दिया जाए, मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद आपको खाने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे? या फिर दिवाली में पूजा कराई जाती है, वो आपको पूजा करने के लिए बोल दिया जाए कि मौलाना साहब आज आप पूजा कराएं, तो आपका जवाब क्या होगा वहीं पर? उसके अलावा इस वक्त आप लोगों को जैसे जवाब देंगे ना, वो आप अपने हिसाब से पॉजिटिव होकर के देना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सवाल होते हैं और होंगे। इसके अलावा किसी पंडित जी से ये बोल दिया जाए कि आपके मंदिर में कोई आदमी मांस खा के आ गया, क्योंकि फौज में 2 दिन मिलता है मांस, वो खा के आ गया तो आप क्या करेंगे? या फिर प्रसाद में आपको मांस दे दिया गया तो आप क्या करेंगे? चिकन है, मटन है, XYZ, अंडा है, कुछ भी है, तो उस वक्त पंडित जी का जवाब बहुत ज्यादा सब्र के साथ, धैर्य के साथ, नरमी के साथ देना पड़ेगा, और वो पॉजिटिव जवाब होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे धर्म के ऊपर बात आ गई, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है। आप भारतीय सेना में जा रहे हैं तो उस वक्त आप लोगों को बहुत कुछ सोच समझ के जाना पड़ेगा। ये सिर्फ पंडित जी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए सवाल है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जीके में आप किस स्टेट से आते हैं, उस स्टेट के बारे में बताएं। कब स्टेट आपका शुरू हुआ था, कब बना, पहली सरकार किसकी रही थी, उस स्टेट की राजधानी क्या है। मिसाल के तौर पर हरियाणा है, हरियाणा स्टेट कब बना, इसमें पहली सरकार किसकी बनी थी, इसकी राजधानी क्या है। इसके अलावा इसमें जो मंत्री रहे हैं, सबसे बेस्ट कार्य किस सरकार में हुआ और कौन से उसके जो मंत्री थे वो अच्छे थे या अच्छे हैं अब तक। अब आपसे एक और सवाल मैं बताता चलूं जो पूछे गए हैं, राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, चुने हुए कितने होते हैं और नॉमिनेटेड कितने होते हैं। इसी तरीके से खेलों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक और चीज बताता चलूं दोस्तों, हर स्टेट की राजधानी आप लोगों को याद होनी चाहिए, कौन से स्टेट की कौन सी राजधानी है। इसके अलावा
कौन से स्टेट का कौमी खेल कौन सा है। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क भारत का जो कौमी खेल है वो हॉकी है, स्टेट वाइज भी ऐसा है। कौमी परिंदा कौन सा है, कौमी पशु या पक्षी कौन सा है, ये सवालात आप लोग देख लें, क्योंकि जो आपके रिटन एग्जाम में आए हैं उनमें से ही कुछ सवालात पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मौलवी हैं तो उनसे हिंदू धर्म के बारे में कुछ सवाल किए जा सकते हैं, जैसे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली जब मनाई जाती है तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं। होली क्यों मनाई जाती है। इसके अलावा दशहरा क्यों मनाया जाता है। और अलग अलग पूजाएं होती हैं, तो पूजा में सबसे पहले कौन सी पूजा की जाती है। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म में जब भी पूजा की जाएगी तो किसकी पूजा सबसे पहले होती है। ये गणेश जी की पूजा लोग करते हैं इस तरीके से। और लक्ष्मी जी है या और है जो, इनका क्या महत्व है हिंदू धर्म में। दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी है, राम जी है या जो भी है, उनका क्या क्या महत्व है हिंदू धर्म में। थोड़ा महत्व के बारे में भी, उनकी जो उपनिषद हैं उनके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। या हिंदू धर्म के कितने संस्कार हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट संस्कार क्या है, मतलब कम से कम 3 संस्कार आपको याद होने चाहिए। इस्लाम धर्म के संस्कार भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मैं यही चीज़ पंडित जियों के लिए भी बताता हूँ कि आप लोग भी वो चीज़ें पढ़कर जाए मिनिमम। जैसे कि गायत्री मंत्र आपका है, इसी तरीके से इस्लाम धर्म का जो मूल मंत्र है वो आप पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। और अगर मुसलमान हैं तो उनको गायत्री मंत्र एक बार याद कर लेना चाहिए, जो ये ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ते हैं वो वाला। और सिख धर्म का भी याद कर लेना चाहिए, एक ओंकार वाला। और हो सके तो जो ईसाई धर्म है उसका भी थोड़ा लंबा है, लेकिन वो थोड़ा याद कर लें तो अच्छा है। वो हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में है, लेकिन वो लोग इंग्लिश में करते हैं। पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूछा जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये पूछा जाता है हिंदू धर्म के बारे में भी। हमारे बहुत सारे दोस्तों से ये सवालात किए गए हैं। इसके अलावा आप जहाँ से निकल के आए हैं, जिस रास्ते से, जैसे आप लोगों का इंटरव्यू बेंगलोर में होगा तो हरियाणा या दिल्ली या बिहार से आप आ रहे हैं, यूपी से आप जा रहे हैं, तो किन किन नदियों के ऊपर से आप आए हैं, कौन कौन सी नदियां आपके बीच में पड़ी हैं, ये चीज जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा पहाड़ों के बारे में, आप किन पहाड़ों के ऊपर से आए हैं। फ्लाइट से आ रहे हैं तो पहाड़ बीच में आते हैं, हिमालय हो गया या दूसरे पर्वत हो गए, ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना। तो इस तरीके के दोस्तों कुछ सवाल मैंने आज आपके सामने रखे हैं, ये चीजें जरूर याद रखना। इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं आप, मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में मतलब गल्फ कंट्रीज में क्या चल रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है ना, जैसे इजराइल है, फिलिस्तीन है, इनके बारे में आपकी क्या राय है। सीरिया है, टर्की है या सऊदी अरब है, इसके बारे में आप अपनी राय पेश करें। ये क्यों इनके बारे में लड़ाई चल रही है, शिया सुन्नी की लड़ाई के बारे में। तो इंशाल्लाह इस पे मैं कल आप लोगों के साथ डिटेल में बात करने के लिए फिर हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें ज़रूर पसंद आएंगी। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर करें, दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि आप लोग अपना दिल साफ रखकर दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ना। जब आप दूसरों की मदद करेंगे ना, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो ज़रूर आप लोग उसमें सक्सेस होंगे। अगर आपने ये सोच लिया मेरी जॉब लग जाए या मेरा काम बन जाए, दूसरा भाड़ में जाए, दूसरे का ना हो, तो यकीन मानिएगा आपका भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सब लोग मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ें। अगर ऐसे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे।
जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।